हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग का स्वागत है आप लोग अपने परिवार एग्जामपुर में। मैं सुमित कुमार सभी लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि सबको पता है कि पिछले क्लास में यानी कल हम लोगों ने नेशनल इनकम के बारे में चीज़ों को देखा था। ठीक है, आज हम लोग उसी में चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को यहाँ पे समझने का भी प्रयास करेंगे कि नेशनल इनकम है क्या। कल मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। एक बार मैं जल्दी से सारे चीज़ों को रिकैप कर लूँगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि यह नेशनल इनकम आज लास्ट क्लासेज होगी नेशनल इनकम की। ठीक है, तो नेशनल इनकम की आज हम लोग लास्ट क्लास करेंगे, यानी आज समाप्त हो जाएगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अगर कुछ बच गया तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं हम लोग मंडे को पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात याद रखना है कि नेशनल इनकम, भैया अभी कमेंट बंद कर दो, कमेंट बंद कर दो। हाँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आज है तो उसको बंद करो। आज मैं कमेंट बंद करवा कर रखूँगा, लेकिन एक बार आप लोग एक बार जल्दी से बता देंगे आवाज़ वाज सब कुछ जा रही है अच्छे से, आवाज़ जा रही है सब अच्छे से, आवाज़ जा रही है। एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे आवाज़ जा रही है। उसके बाद मैं क्लास को अभी कमेंट बंद रहेगा, आज कमेंट बंद रहेगा, फिर हम लोग मंडे से कमेंट ओपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, आइए तो मैंने कल बताया था कि नेशनल इनकम में घरेलू क्या होता है, नेशनल क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। ये फैक्टर कॉस्ट हमेशा याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़े थे जीडीपी, तो मैंने बताया था, जीएनपी बताया था, एनडीपी बताया था। हम लोग पढ़ेंगे एनएनपी के बारे में। इसी एनएनपी को हम लोग किसी भी देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसी एनएनपी को हम लोग किसी भी देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। जब एनएनपी, देखिए एनएनपी को कब कहेंगे राष्ट्रीय आय, जब एनएनपी को जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एनएनपी का जब कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे की जाती है, या इसको हम लोग बेस प्राइस पे करते हैं या फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अभी मत बोलिएगा, आप लोग तो होशियार आदमी हो, समझदार भी हो, कि सर फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। मैंने फैक्टर कॉस्ट बताया हुआ है, लेकिन एक बार और मैं बता दे रहा हूं। मैं तो मैंने बोला है कि डोमेस्टिक में बोला था कि उत्पादन हो रही है, उत्पादन, बस उत्पादन होनी चाहिए। उत्पादन कहाँ हो रहा है यह महत्वपूर्ण है। उत्पादन में कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं हम लोग को। जब भी हम लोग डोमेस्टिक देखेंगे, नेशनल जब देखेंगे हम लोग जब नेशनल देखेंगे तो नेशनल में देखा जाता है कि बस ये देश है, देश में उत्पादन हो रही है। अब यहाँ पर जब भी हम लोग किसी भी देश का नेशनल निकालेंगे, अरे अब आजकल आप लोग सुन रहे हैं ना कि सर राष्ट्रीय, हम लोग राष्ट्रवादी हैं। तो राष्ट्रवादी कब हैं, जब हम लोग उस देश का नागरिक जब कोई काम करेगा तो राष्ट्रवादी। अब विदेशी लोग आकर यहाँ पे काम करें थोड़ा राष्ट्रवादी कहलाएंगे। तो उत्पादन कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं यह महत्वपूर्ण होता है। इसमें मैंने दिया भी है कि महत्वपूर्ण कौन होगा, कौन भाग ले रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे। उसके बाद मैंने बोला था कि फैक्टर, हाँ देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है यहाँ पर पता चलेगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, इसी फैक्टर कॉस्ट को हम उत्पादन लागत बोलते हैं। जब एनएनपी की गणना हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं तो हम लोग उसको उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब फैक्टर कॉस्ट सिंपल 10 रुपया किसी चीज का उत्पादन हम लोग किया है 10 रुपया में, यही होता है फैक्टर कॉस्ट। जब उसमें सरकार का टैक्स लग गया, मार्केट प्राइस में हो गया, फिर सरकार उस पर सब्सिडी दे दी तो फिर यह भी मार्केट प्राइस हो गया। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया हुआ है कि मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और उसी को जब फैक्टर कॉस्ट करेंगे तो क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी हो जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि डिप्रेसिएशन क्या होता है। डिप्रेसिएशन का सिंपल मतलब होता है कि मशीनों में घिसावट। डिप्रेसिएशन का सिंपल मतलब है मशीनों में घिसावट। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि मान लो कि बाइक हम लोगों ने 10,000 रुपये में खरीदा है, इसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। ग्रॉस वैल्यू बोलिए या कुल कीमत बोलिए, बात बराबर ही है। कुल कीमत बोलिए, कंफ्यूज नहीं होना है, कुल कीमत बोलिए। जब इसको हम लोगों ने मान लो कि कुछ साल, 1 साल 6 महीने बाद बेच रहे हैं तो उसका दाम 7,000 मिल रहा है। मान लीजिए कि 7,000, किसी को 5,000, किसी को 6,000, जितना भी मिले, तो जितना कम मिलेगा माइनस करेंगे। ये जो 3,000 रुपये मैंने माइनस किया है यह डिप्रेसिएशन कहलाता है। यानी इसमें बाइक में हम लोगों ने बाइक का यूज किया है तो उसका ब्रेक सोल में घिसावट हुआ होगा, उसके क्लच प्लेट में घिसावट हुआ होगा, उसके चक्का में घिसावट हुआ होगा, बहुत तमाम तरह की घिसावटें हुई होगी। उसी को हम लोग यहाँ माइनस कर रहे हैं, उसके मूल्य को। और जब भी मैं बोला हूं कि जब भी हम लोग नेट निकालेंगे, किसी भी चीज को शुद्ध करेंगे,
तो हमेशा ग्रॉस 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 वैल्यू, टोटल वैल्यू, ग्रॉस में से माइनस करते हैं क्या, डिप्रेसिएशन को, तो निकल जाता है नेट। फिर मैं जीडीपी के बारे में बताया भी है, किसी भी देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण होता है कि उत्पादन कहाँ हो रही है। उसके बाद मैंने बात की जीएनपी। जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी माइनस विदेशियों क्या है, जिसको नेट आउटफ्लो बोलते हैं, भारतीयों क्या है, नेट इनफ्लो बोलते हैं। यहाँ पर मैंने बोला है कि जीडीपी से भी इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि उत्पादन में कहाँ, उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि उत्पादन कहाँ हो रहा है। उसके बाद मैंने बात किया था एनडीपी क्या होता है, तो एनडीपी सिंपल नेट करना है, शुरू में एन आएगा तो उसका मतलब नेट होता है। नेट क्या होता है, कब होगा, ग्रॉस वैल्यू में से हम लोग डिप्रेसिएशन को माइनस करेंगे, ग्रॉस जी डिप्रेसिएशन माइनस करेंगे, शुद्ध निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इस चीजों को हम लोग को समझना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इस चीजों को हम लोग समझना है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जब लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे एक पॉइंट, जब एनएनपी की गणना, जब एनएनपी की गणना, जब एनएनपी की गणना, गणना का मतलब कैलकुलेशन होता है, जब एनएनपी की गणना फैक्टर कॉस्ट, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। जब एन एन पी की गणना फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, जब एन एन पी की गणना फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, तो इसे देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो इसे देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो इसे देश का राष्ट्रीय आय, तो इसे देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तो एनएनपी की गणना जब फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, एनएनपी की गणना जब फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, तो इसे हम लोग देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय कहते हैं। और सिंपल यहां पर है, जब राष्ट्रीय आय को, यानी जब नेशनल इनकम को, जब नेशनल इनकम को देश के पॉपुलेशन से, जब को देश के जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, देश के जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, तो पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। यही होता है जीएनपी, ये सॉरी इसी को बोलते हैं हम लोग एनएनपी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएनपी बोलते हैं, इसी को हम लोग एनएनपी बोलते हैं, इसी को हम लोग एनएनपी बोलते हैं। अगर यहाँ पे सिंपल बोलेगा कि अगर एनएनपी का अगर फॉर्मूला निकाला जाए कि इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपल हो सकता है ना कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा, अब एन लाना है और बीच में भी एन लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जीएनपी माइनस करेंगे। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, हमेशा ग्रॉस में से डिप्रेसिएशन माइनस करेंगे, ग्रॉस में से डिप्रेसिएशन, तो इसी को निकल जाता है, क्या निकल जाएगा, ये निकलेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय मापने की विधि, राष्ट्रीय आय मापने की विधि, हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय आय
मापने की विधि, राष्ट्रीय आय मापने की विधि, राष्ट्रीय आय मापने की विधि। तो भारत में राष्ट्रीय आय 3 तरीके से मापी जाती है, बस आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आय मापने की विधि, तो भारत में 3 तरीके से राष्ट्रीय आय मापी जाती है। कौन कौन लिखेंगे? राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय को 3 तरीकों से मापा जाता है। देयर आर 3 वे टू कैलकुलेट या टू मेजरमेंट ऑफ राष्ट्रीय आय। 3 तरीके से मापा। देयर आर 2 वे 3 वेज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, कौन कौन? तो लिख सकते हैं यहां पर देयर आर 3 वेज टू मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। कौन कौन से है 3 वे? चलिए, पहला है आय विधि, जिसको बोलते हैं इनकम मेथड। आय विधि, इनकम मेथड। दूसरा है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय विधि। और तीसरा है उत्पाद विधि, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। ठीक है ना? तो अगर पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय मापने की कितने विधि है, तो भारत में राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधि है। भारत में राष्ट्रीय आय मापने के 3 विधि है। वो कौन कौन से विधि है? तो सर यहाँ पे इसमें कौन कौन से विधि है? 3 विधि है। कौन कौन? आय विधि, व्यय विधि तथा उत्पाद विधि। ठीक है। अब कुछ एक और 2 कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रियल जीडीपी। बार बार सुनते होंगे कि रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, उसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पर एक बात मैं समझा दे रहा हूं, समझिएगा। रियल जीडीपी का सिंपल मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग भारत में, आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, तब देखते होंगे भाई यूएसए का जीडीपी इतना ट्रिलियन डॉलर हो गया, चाइना का जीडीपी इतना ट्रिलियन डॉलर हो गया, भारत का जीडीपी इतना ट्रिलियन डॉलर हो गया। तो जो भी देश का जीडीपी जो हम लोग को दिखता है, जो भी देश का हम लोग को जीडीपी सामने मार्केट में दिखता है, एक बात याद रखने की जरूरत है। यहां पर कोई भी देश अपने जीडीपी, रियल जीडीपी, हम लोग कोई भी देश मार्केट में रियल जीडीपी नहीं लाती है। जो भी देश है वो सारे के सारे नॉमिनल जीडीपी पर लाते हैं। रियल जीडीपी अगर लाएंगे तो अगर मान ले किसी देश का जीडीपी 1000 रुपये का जीडीपी है मान ले, तो जब उसको हम लोग रियल जीडीपी पर कैलकुलेट करेंगे तो उसका मूल्य घटकर हो सकता है कि 800 रुपया आ जाए, 700 रुपया आ जाए। इसीलिए जो भी देश हम लोग के सामने जीडीपी प्रस्तुत करती है वो सारे के सारे नॉमिनल जीडीपी होते हैं, क्योंकि रियल जीडीपी को हमेशा बेस ईयर पर कैलकुलेट किया जाता है। अब सवाल कि सर बेस ईयर क्या होता है? सारे देश का अपने अलग अलग बेस ईयर होते हैं। सारे देश का अपना अलग अलग बेस ईयर होता है। सारे देश का अपना एक अलग अलग बेस ईयर होता है। जैसे भारत का जो जीडीपी का बेस ईयर है वो है 2011-12। सरकार इसको चेंज करेगी। अब सरकार के हाथ में है कि भाई इसको कब सरकार चेंज करना चाहती है। सरकार अगर चेंज करना चाहेगी तो कर सकती है, नहीं करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले सरकार भारत का जीडीपी का बेस ईयर कितना था? 4-5 था। अच्छा, दूसरा बात,
अब बात आएगा कि सर अगर सरकार किस साल को अपना बेस ईयर मानती है, कैसे बेस ईयर कैलकुलेट किया जाता है सरकार के द्वारा। तो सरकार वैसे वैसे सन को यानी वैसे वर्ष को बेस ईयर के रूप में मानती है जिस टाइम उस देश का जो इकोनॉमी है वो एकदम स्टेबल है। यानी भारत को कभी भी, भारत का अगर सरकार है, भारतीय सरकार कभी भी 2008-9 को बेस ईयर नहीं मान सकती है। अब आपको आएगा डाउट में कि सर क्यों नहीं मान सकती है। 2008, 7, 8, 9 में भारत में एक मंदी का दौर था। जब भी इकोनॉमी में कभी कभी ऊपर नीचे जाएगा मामला, तो कभी भी उस साल को भारत सरकार या कोई भी देश अगर उसके देश में आर्थिक उथल पुथल मची हो तो वहां पे उस साल में जीडीपी बेस ईयर नहीं कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट चाहे नहीं माना जाता है बेस ईयर को। तो कोई भी देश बेस ईयर को तभी मानेगी जब उस देश में सब कुछ समान स्थिति से चलता हो, वैसे साल को सामान्यतः बेस ईयर मानी जाती है। और जब रियल जीडीपी के बारे में जो बात मैं कर रहा हूं, तो रियल जीडीपी को हमेशा हम लोग बेस ईयर पर कैलकुलेट करते हैं। तो इससे फायदा क्या है, जब किसी भी देश के जीडीपी को उसके बेस ईयर पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उस देश का वास्तविक चेहरा हम लोग के सामने आएगा, वास्तविक डाटा हम लोग के सामने प्रस्तुत होगा कि भाई देश कितना ग्रोथ कर रही है, कितना ग्रोथ नहीं कर रही है। अच्छा, दूसरा बात, हम लोग कैसे मानेंगे किसी देश का जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी भी देश के जीडीपी का ग्रोथ तभी मानेंगे अगर उस देश में लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि भारत आज पूरे साल में 10 डिब्बा बिस्किट बनाई, अगर अगले साल भारत ने 12 डिब्बे बिस्किट बनाई, उसके अगले साल भारत ने 14 डिब्बे बिस्किट बनाई, इसका मतलब हुआ कि भारत का जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। अगर इस साल भी 10 डिब्बा बनाई, अगले साल भी 10 डिब्बा बनाई, उसके अगले साल भी 10 डिब्बा बनाई, तो इसको हम लोग ग्रोथ नहीं मानेंगे। हाँ, हो सकता है कि हम लोग का जीडीपी का आकार बड़ा दिखे, बड़ा इसलिए दिखेगा कि उसमें महंगाई भी ऐड होगी, उसमें सरकार के द्वारा लिया गया टैक्स भी ऐड होगा। ठीक है, इन सारे चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ बस इतना ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रियल जीडीपी। जिसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी, एक को बोलते हैं वास्तविक जीडीपी और दूसरे को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये बोलते हैं नाम मात्र का जीडीपी या नाम मात्र का जीडीपी, बात बराबर है जीडीपी। अब इसके बारे में थोड़ा चीजों को समझने की जरूरत है, समझिएगा। बोल रहा है कि रियल जीडीपी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। रियल जीडीपी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो इसकी गणना बेस ईयर पर की जाती है। लिखेंगे इसकी गणना, पहला पॉइंट रियल जीडीपी में कि इसकी गणना यानी कैलकुलेशन, इसकी गणना आधार वर्ष यानी बेस ईयर, इसकी गणना आधार वर्ष यानी बेस ईयर पर। अभी समझिएगा, एकदम पेशेंस रखना, घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा सारा चीज। इसकी गणना आधार वर्ष यानी बेस ईयर पर की जाती है, बेस ईयर पर की जाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अब बोला है कि इसकी गणना हम लोग बेस ईयर पर करते हैं, इसकी गणना हम लोग बेस ईयर पर करते हैं। लिखते चलेंगे इसकी गणना हम लोग बेस ईयर पर करते हैं। दूसरा बोला है कि इसके आंकड़ों को यानी इसके डाटा को, इसके आंकड़ों को विश्वसनीय
विश्वसनीय, इसके आंकड़ों को विश्वसनीय मानी जाती है, इसके आंकड़ों को विश्वसनीय मानी जाती है। या देश का या किसी देश का या किसी देश का या किसी देश का रियल यानी वास्तविक डाटा प्रस्तुत करता है। वास्तविक डाटा जिसको बोलते हैं आंकड़ा प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो लिखेंगे इसकी गणना हमेशा मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य, इसकी गणना हमेशा बाजार मूल्य पर की जाती है। दूसरी बात, इसके आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। विश्वसनीय नहीं मानी जाती है, नहीं मानी जाती है। इसके आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। तीसरा है, इसमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन, इसमें महंगाई, इन्फ्लेशन लोग आगे पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन को महंगाई बोलते, इसमें महंगाई जुड़ी होती है जिससे इसका आकार जुड़ी होती है जिससे इसके साइज यानी आकार बड़ा दिखता है। इन सारे के सारे जो चीजें हैं, ये सारे के सारे चीजें हैं, ये है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब इतना चीजें जो मैंने बताया है, हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट हो कि सर आपने क्या क्या लिख दिया। अभी मैं यहां पर समझाऊंगा, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? जो भी डाउट होगा लास्ट में मैं कमेंट खोलूंगा और आपसे पूछूंगा, आप लोग बताएंगे, जो जो डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना? आइए समझते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझेंगे। मान लीजिए ये है 2013-14, इस साल है 2013-14, और एक मैंने ले लिया 2022-23। ठीक है, यहां पे मैं 3 कंडीशन बताऊंगा और तीनों कंडीशन को आपको अच्छे से समझना होगा। यहां पर मैं 3 कंडीशन बताऊंगा और तीनों कंडीशन को आपको अच्छे से समझना होगा। मान लीजिए कि 12-13 में किसी चीज का उत्पादन किया गया, 12-13 में किसी चीज का उत्पादन किया गया। मान लो कि हम लोगों ने 10 डिब्बा, भारत ने उस साल, एक साल में पूरा 10 डिब्बा बिस्किट का उत्पादन किया है, मात्र 10 डिब्बा बिस्किट का उत्पादन किया है। ठीक है, तो उत्पादन कितना किया है? 10 डिब्बा, यानी 10 पैकेट हम लोगों ने उत्पादन किया है एक साल में, और उसका जो मूल्य है वो उस टाइम 5 रुपये थी। तो बोलेंगे कि उस देश का जीडीपी टोटल कितना हुआ? उस देश का जीडीपी टोटल 50 रुपया,
यानी मैं बोलूंगा कि भारत का जीडीपी 2013-14 में 50 रुपये का हुआ है। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक देश में एक साल में कितने चीजों का उत्पादन हुआ है, जब उसका मूल्य हम लोग निर्धारित करेंगे उसी को हम लोग उस देश का जीडीपी बोलते हैं। तो मैंने सिंपल मान लिया कि भारत का जीडीपी 2013-14 में या 12-13 में देश का जीडीपी उस टाइम मात्र हम लोगों ने 10 डिब्बा बिस्किट का उत्पादन ही किया, इसके अलावा कोई चीज हम लोगों ने नहीं बनाया, मात्र 10 डिब्बा बिस्किट का उत्पादन हम लोगों ने किया। और उसका मूल्य है, एक डिब्बा बिस्किट का मूल्य है 5 रुपये, तो टोटल वैल्यू कितना होगा? 50 रुपया होगा। टोटल वैल्यू कितना होगा? 50 रुपया होगा। अब समझिएगा एक बात, फिर मैं बोल रहा हूं कि 22-23 में फिर चीजों का उत्पादन किया गया, और 22-23 में पहला कंडीशन में बता रहा हूं कि अभी भी मात्र 10 पैकेट बिस्किट का उत्पादन किया गया, और लेकिन इसका जो मूल्य है वह बढ़कर 10 रुपया हो गया है। अब बोलेंगे सर यहां पे तो मूल्य 5 रुपया है और आपने यहां पे मूल्य को 10 रुपया क्यों रख दिए है? इसलिए रख दिए हैं, इसलिए कि भाई पिछले अगले 10 सालों में महंगाई भी तो बढ़ी होगी ना, तो महंगाई बढ़ के चलते हो गया है 10 रुपया। अच्छा, इसका अगर मान लीजिए 2022-23 का हम लोगों ने बोला कि जीडीपी कितना है, टोटल जीडीपी कितना है देश का, तो 100 रुपये, 100 रुपये है, ठीक है ना। लेकिन एक बात और समझिए, हम थोड़ा और अच्छे से हम लोग, क्योंकि देश का जो बेस ईयर है, तो बेस ईयर पर हम लोग निकालेंगे तो अच्छा रहेगा समझने में और आसानी से। 2011-12 10 रुपये। तो कोई भी आदमी अगर पूछा जाए किसी आदमी से, कोई आदमी क्या बोलेगा कि भाई भारत का जो ग्रोथ हुआ है जीडीपी में, अगले 10 सालों में जो ग्रोथ हुआ है वह 50 रुपये का ग्रोथ हुआ है, 50 रुपये का ग्रोथ हुआ है। यानी 2011-12 में भारत का जीडीपी टोटल 50 रुपये की थी, और 2022-23 में उस देश का जीडीपी बढ़कर 100 रुपया हो गई है। तो इसको यानी ग्रोथ कितने का हुआ है? 50 रुपये का ग्रोथ हुआ है। तो क्या ये रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी, हम लोग बारे में बात करेंगे। पहला कंडीशन है। चलिए दूसरा कंडीशन मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कि यहां पर उत्पादन हो गया, 12 पैकेट उत्पादन किया गया 2022-23 में, 12 पैकेट का उत्पादन किया गया, और इसका जो मूल्य निर्धारित किया गया, इसका मूल्य अभी भी 10 रुपया है, 10 रुपया है। यानी मूल्य इसका कितना है? 10 रुपया है, इसका मूल्य 10 रुपया है। अब हम लोग कितना बोलेंगे? 120 रुपया। टोटल जीडीपी 120 रुपया। तो क्या कोई बोलेगा कि भाई जो देश का ग्रोथ हुआ है वह 70 रुपये का ग्रोथ हुआ है। यहां से तो 70 रुपया दिख रहा है हम लोगों को, 70 रुपया दिख रहा है। अब यहां पर तीसरा कंडीशन आप लोग को समझना है। अब यहां पर कोई और अर्थशास्त्री आएगा और बोलेगा कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका देश पिछले 10 सालों में, इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, मान लीजिए इसी को मैं सेकंड वाला ले रहा हूं, कि आपका देश अगले 10 सालों में 70 रुपये का ग्रोथ किया, यानी 70 रुपया ग्रोथ किया है। मानी 50 रुपया 50,000 करोड़ है मान लीजिए, और यहां पर हो गया 120,000 करोड़। तो बोलेंगे भाई हम लोगों ने 70,000 करोड़ का मुनाफा भारत ने पिछले 10 सालों में ग्रोथ किया है। तो यहां पर शास्त्री बोलेगा कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके देश का ग्रोथ इतना ज्यादा हुआ है, तो चलिए एक बार हम लोग बेस ईयर पर निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके देश का जो बेस रेट है वो 2011-12 है। तो आइए बेस ईयर पर निकालते हैं हम लोग। तो जब हम लोग इसको बेस ईयर पर कैलकुलेट किए, उत्पादन कितना हुआ है? 12 पैकेट उत्पादन हुआ है, और उसका जो मूल्य है, उसका मूल्य जो है 5 रुपया लेंगे, क्योंकि ये जो 10 रुपया मूल्य आ रहा है महंगाई जोड़ कर आया है। 2011-12 में मूल्य कितना था? 5 रुपये था, तो उस मूल्य को हम लोग यहां पर लेंगे 5 रुपये। अब कितना हुआ? टोटल 60 रुपये। तब और शास्त्री बोलेगा कि भाई तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? ओरिजिनल जो आपके देश का ग्रोथ हुआ है पिछले 10 सालों में, पिछले जो 10 सालों में अपना ग्रोथ हुआ है वो मात्र 10 रुपये का ग्रोथ हुआ है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी। यानी जीडीपी आपका ग्रोथ तभी होगा जब आपका उत्पादन बढ़ेगा। अगर आपका उत्पादन पहले भी उतना ही था
और उत्पादन आज भी उतना ही है, भले उसका मूल्य बढ़ जाए, तो मूल्य बढ़ने को हम लोग देश का जीडीपी ग्रोथ नहीं कहेंगे। मूल्य बढ़ने से बस हम लोग का जीडीपी का साइज बढ़ सकता है, और उसी को तो बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये जो दोनों चीज आई है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं, इसको चाहे इसी को तो हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि इसका जो मूल्य बढ़ गया है, केवल मूल्य बढ़ने से देश का जीडीपी नहीं बढ़ता है। जब तक अगर उस देश का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, अगर किसी देश का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तब तक देश कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। देश को ग्रोथ करवाने के लिए हमेशा उत्पादन बढ़ाना होगा, तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि यह देश ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी का ग्रोथ हो रही है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक चीजें आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से एकदम समझ गए होंगे। तो अगर कोई पूछे कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या है, वो बता दो एक बार, तो आप सिंपल कहेंगे कि अंकल जी, मौसा जी, फूफा जी जो भी हैं, कि रियल जीडीपी हम लोग उसको बोलेंगे कि जो इसका हम लोग कैलकुलेशन बेस ईयर पर करते हैं, और नॉमिनल जीडीपी मामा जी हम लोग उसको बोलेंगे जिसका कैलकुलेशन हम लोग अभी प्रेजेंट करेंट प्राइस पर करते हैं, मार्केट प्राइस पर करते हैं। अब बोलेगा अगर किसी देश का उत्पादन बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वह उस देश का जीडीपी ग्रोथ हो रही है। अगर उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो साइज कितना भी बड़ा हो जाए, वो रियल जीडीपी नहीं हो सकता है। जब भी होगा वो नॉमिनल जीडीपी ही होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? इतना समझ गए आप लोग? अगर इतना समझ गए, तब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नेशनल इनकम लिख लेंगे। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, some important facts about national income। नेशनल इनकम, ठीक है। तो पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट बोलेगा कि राष्ट्रीय आय का, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? लिखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पहला पूछेगा कि भारत में
राष्ट्रीय अनुमान का, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय अनुमान का, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगर पूछ दिया कि राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था, तो लिखेंगे राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान 1931-32 में, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान 1932 ईस्वी में, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान 1931-32 में V.K.R. राव के द्वारा लगाया गया था। तो किनके द्वारा लगाया गया था? ठीक है ना, उनके द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय का पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय आय का पहला आकलन यानी एस्टिमेशन, राष्ट्रीय आय का पहला आकलन, राष्ट्रीय आय का पहला आकलन वाणिज्य मंत्रालय, किसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा 1948-49 कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा 1948-49 में किया गया था। ठीक है ना, 1948-49 राष्ट्रीय आय का पहला आकलन वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 1948-49 में किया गया था। नेक्स्ट लिखेंगे राष्ट्रीय आय की स्थापना, पूछ दिया अगर राष्ट्रीय आय की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय आय की स्थापना 1949 में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में पीसी महालनोबिस थे, जिसके प्रथम अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अगर नेक्स्ट सवाल पूछ दिया, अभी सवाल पूछ दिया नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में, तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान या राष्ट्रीय आय का आकलन
वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ, एनएसओ इंग्लिश में लिख लेंगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ के द्वारा की जाती है, की जाती है, के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो एनएसओ के द्वारा की जाती है, एनएसओ के द्वारा की जाती है। क्या समझ पा रहे हैं? एनएसओ के द्वारा की जाती है। अब देखिए एनएसओ की स्थापना हुई कब? पहले एनएसओ थी नहीं, लेकिन सरकार ने क्या किया, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और एनएसओ, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मिलाकर 2019 में सरकार ने एनएसओ की स्थापना कर दी, एनएसओ की स्थापना करी, एनएसओ की स्थापना कर दी, स्थापना कर दी, एनएसओ की स्थापना कर दी सरकार। ठीक है, अब बात होने याद रखेंगे, बोलेगा कि सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो 2 मई 1951 को, 2 मई 1951 को इसकी स्थापना की गई थी, और एनएसओ की स्थापना 1950 में की गई थी। डेट नहीं दे रहा है, 1950 में की गई थी, और दोनों ऑफिस को मिलाकर 2019 में एनएसओ की स्थापना कर दी गई, एनएसओ। और यहां पे मैं नोट लिख कर एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, प्रत्येक साल 29 जून को, प्रत्येक साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है, मनाई जाती है। बोलेगा क्यों मनाई जाती है? तो याद रखेंगे जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन या जन्म दिवस के आधार पर, जन्म दिवस के आधार पर ये रहा हम लोग का पूरा नेशनल इनकम। मैं उम्मीद करता हूं कि अब सभी लोगों को चीजें समझ में अच्छे से आई होगी, इन सारे लोगों को, आप सभी लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है ना? ये रहा हम लोग का पूरा नेशनल इनकम के बारे में, पूरा नेशनल इनकम के बारे में। अब देखिए, यानी हम लोग अगले क्लास में, यानी मंडे को हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ना? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। आप लोग एक बार लिख लेंगे, जल्दी से लिख लेंगे, सब लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं, सभी लोगों को चीजें आप लोग एक बार लिख लेंगे। चीजें मैं यहाँ पे देखिए जहां से मैंने पढ़ाया था एक बार इसको समझा दे रहा हूं मैं।
राष्ट्रीय आय एनएनपी, एनएनपी को मैंने बता रहा हूं मैं, देखिएगा मैंने बोला है कि जब एनएनपी की गणना यानी कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है तो इसे किसी भी देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इसलिए कि उत्पादन लागत ओरिजिनल पता चलेगा। मैं बोला हूं कि जब नेशनल इनकम यानी जो देश का राष्ट्रीय आय है वो अगर उस देश के जनसंख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या प्राप्त होता है, पीसीआई प्राप्त होता है, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, एनएनपी निकल जाएगा। उसके बाद मैंने बोला है कि राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधि है, 3 तरीके हैं। एक को बोलते हैं आय विधि जिसको बोलते हैं हम लोग इनकम मेथड, दूसरे को बोलते हैं व्यय विधि जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरे को बोलते हैं उत्पाद विधि जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है समझिएगा। मैंने यहां पर बोला है कि रियल जीडीपी इसकी गणना यानी रियल जीडीपी की गणना हमेशा याद रखिएगा आधार वर्ष यानी बेस ईयर पर की जाती है। इसके आंकड़ों को हम लोग विश्वसनीय मानते हैं, यानी इस पर हम लोग को फेथ है, विश्वास है। या किसी भी देश का या किसी देश का रियल वास्तविक चेहरा या डाटा हम लोग सामने प्रस्तुत करता है। चौथा लिख सकते हैं, अगर जगह हो तो यहाँ पर लिख लेंगे चौथा कि इसमें रियल जीडीपी में महंगाई ऐड नहीं होती है। लिख लीजिए चौथा पॉइंट लिखेंगे सभी लोग लिखेंगे। अभी चौथा पॉइंट सभी लोग लिखेंगे कि इसमें महंगाई, रियल जीडीपी में महंगाई ऐड नहीं होती है, यानी इन्फ्लेशन ऐड नहीं होती है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी। तो मैंने बोला है कि इसकी गणना हमेशा मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर की जाती है, इसीलिए इसका आकार हमेशा बड़ा दिखता है। इसके आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। इसमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन ऐड रहती है जिससे इसके साइज बड़ा होता है या बड़ा दिखता है। फिर मैंने यहाँ पर बात किया है कि 2011-12 मैंने कि भाई 11-12 में उत्पादन हुआ है 10, 22-23 में उत्पादन हुआ है 10, लेकिन इसका मूल्य बढ़ गया है तो 100 रुपया हो गया। इसको हम लोग ओरिजिनल नहीं मानेंगे। ग्रोथ ही नहीं हुआ है, यहाँ पे ग्रोथ हुआ है यानी मूल्य ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग जब इसको बेस ईयर पर कैलकुलेट किए बेस ईयर पर तो मात्र 60 रुपया आया। 50 यहाँ पे था, 60 यहाँ पे, 10 रुपये का ग्रोथ हुआ। इसी को हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं और इन दोनों को हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। मैंने बोला है कि किसी भी देश का जीडीपी अगर ग्रोथ कर रहा है तो अगर उसके देश में अगर उस देश के उत्पादन बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे उस देश का रियल जीडीपी बढ़ रहा है, क्योंकि हमेशा उसको हम लोग बेस ईयर पर कैलकुलेट करते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बोला है कि किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय है तो राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया। राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान 31-32 में VKR राव के द्वारा किया गया। उसके बाद मैंने बात किया था कि राष्ट्रीय आय का पहला आकलन वाणिज्य मंत्रालय यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। कब? 48-49 में। और राष्ट्रीय आय की स्थापना 1949 में की गई, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? PC महालनोबिस बने थे। ठीक है, आगे आते हैं। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? NSO करता है। NSO की स्थापना 2019 में की गई, 2 ऑफिस को मिलाकर। कौन कौन? CSO और NSSO। ठीक है ना। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से रहिए, मन लगाकर पढ़िए। जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।